कि ये आने वाले बल्दिया के इंतखाबात में हम तमाम को एक होकर मुत्तहिद होकर अपनी पार्टी को कामयाब करना है। कांग्रेस, एनसीपी, ये बीजेपी, शिवसेना, ये हम दोबारा हाथ नहीं दे सकती। मुंबई के बीएमसी में इंशाअल्लाह ताला मल्ल सत्याग्रह कराची में बल्दिया को काम करने के लिए आप तमाम के कानून की जरूरत है। क्या आप हमारा साथ देंगे मेरे भाई? तो हाथ उठा कर करिए तकबीर। बीएमसी का बजट 37,000 करोड़ के बराबर है और इतना बड़ा बजट है कि अगर इसको सही तरीके से खर्च किया जाता तो यकीनन जो गरीब बस्तियों में, जो गरीब इलाकों में आज तमाम परेशान है, चाहे वो साफ पीने के पानी के लिए हो, सॉल्ट वाटर ड्रेन का मसला हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मसला हो, म्युनिसिपल स्कूल का मसला हो, अस्पतालों का मसला हो और बरफी की कीमतों में जो इजाफा का मसला है, ये तमाम इस बात को बताती है कि बीएमसी में जिस पार्टी का कब्जा रहा और जिस सियासी जमात से वाबस्ता लोग जिसको आपने मुंतखब करके रुकने बल्दिया बनाया, इन तमाम ने अपनी अपनी जिम्मेदारियों को सही तरह से नहीं निभाया। आप जानते हैं मेरे भाई कि 37,000 करोड़ का बल्दिया का बजट, जिसमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर 12,875 करोड़ रखा गया, जिसमें से तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए 2,390 करोड़ मुख्तसस किए गए। मैं आपके सामने उन स्कूलों की मिसाल देना चाहता हूं जहां पर आप खुद देख सकते हैं कि 2,390 करोड़ तालीम के लिए मुख्तसस किए जाने के बावजूद भी आप देखते हैं कि बहरान मार्ग में जो महाराष्ट्र कॉलेज साबुन सिटी म्यूनिसिपल वेटरनरी होम की आजादी से पहले उसको 25 साल हुए बंद हो गई, उस जगह पर अस्पताल की तामीर किया गया, वो बंद हुआ है। स्कूल की तरफ आइए, मोमिनपुरा म्यूनिसिपल स्कूल जो गणेशनी पौराणिक मार्ग पे है, बाइकुला स्टेशन रोड, एक प्राइवेट इमारत में इसको बड़ी बच्चे वहां पर पढ़ते थे, रिपेयरिंग के नाम पर पूरी स्कूल को आरडी पौड़ा म्यूनिसिपल मराठी स्कूल इमारत में मुंतकिल कर दिया गया। आज वो बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है। 2,390 करोड़ का एजुकेशन का बजट है और ये स्कूल खाली पड़ा हुआ है। बाइकुला वेस्ट में एम जोशी मार्ग म्यूनिसिपल स्कूल को सॉलिडर स्कूल में मुंतकिल कर दिया गया। वहीं पर बीजेपी मार्ग म्यूनिसिपल स्कूल जो बाज बिल्डिंग के बाजू की बिल्डिंग में पहली मंजिल पर थी, इसको बंद कर दिया गया। मदनपुरा में मोहम्मद उमर रजब रोड म्यूनिसिपल उर्दू स्कूल की बिल्डिंग को रिपेयरिंग के नाम पर उमर रजब रोड म्यूनिसिपल स्कूल इमारत में मुंतकिल कर दिया गया। आज भी इमारत इसी तरह बनी हुई है। कुछ कमरों को कमर्शियल तौर पर खुफिया तौर से इस्तेमाल किया जाता है। यही मदनपुरा में मौलाना आजाद रोड बड़ी मस्जिद के सामने ईसा बिल्डिंग के तीसरी मंजिल पर मौलाना आजाद रोड म्यूनिसिपल स्कूल था, पूरा फ्लोर आज खाली पड़ा हुआ है। यहीं पर आप देखते हैं कि मोकलैंड रोड म्यूनिसिपल स्कूल हॉल के सामने पहली मंजिल पर की रिपेयरिंग के नाम पर उमर रजब रोड म्यूनिसिपल स्कूल में मुंतकिल कर दिया गया, आज तक नहीं है। ऐसे कई इलाके हैं जहां पर उर्दू स्कूल है और उर्दू स्कूल में न टीचरों का कोई इंतजाम है, न वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई इंतजाम है
और आपको जानकर हैरत होगी और आप जानते भी हैं जो बासरों का अफराद है कि इस मुंबई के इस BMC जो स्कूल चलाती है इसमें करीब 1,06,900 मुसलमान बच्चे और बच्चियां तालीम हासिल करती हैं। आप अंदाजा लगाइए कि 2,390 करोड़ का बजट 1,06,000 मुस्लिम बच्चे और बच्चियां स्कूलों में पढ़ते हैं। कोई पूछने वाला हम लोगों से कि बताओ ये पैसा मुंबई की आवाम का है, टैक्स का पैसा, ये कहां और किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है? 1,06,390 गरीब मुस्लिम लड़के स्कूल में तालीम हासिल करती है। वहीं पर आप आ जाइए, पीने के पानी की स्कीम 3,305 करोड़ की। साउथ मुंबई में जो ड्रेनेज का निजाम है अंग्रेजों का बनाया हुआ है, आज तक उसको सही नहीं किया जाता। जिस मुस्लिम इलाके में हम रहते वहां पर पीने के पानी की सही लाइन नहीं डाली जाती, वहां पर पीने का पानी का प्रेशर कम आता है। अगर पानी आता है तो साफ नहीं आता, जिसकी बिना पर गरीब अफराद, खास तौर से मासूम गरीब लोग और मासूम बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। ये 3,305 करोड़ का जो वाटर का बजट है, बताइए आप लोग कहां जाता है? वहीं पर हेल्थ के नाम पर 3,690 करोड़ रुपए। अरे कितने दवाखाने जिसको एनजीओ खराब करने नहीं दिया जाता। एक लिस्ट मेरे सामने है कि झूला मैदान के सामने जो साल्वेशन आर्मी और सेंट एंड्रूज के बीच में मुफ्ती फॉर मुस्लिम डिस्पेंसरी थी, जो गरीब दवा देते थे, 3 साल से बंद पड़ी है। बाइकुल्ला ईस्ट साउथ मार्ग में शहीद खान मुस्लिम वेटरनरी होम आजादी से पहले था, इसको भारत के अस्पताल को लीज कर दिया गया। वहां पर गरीबों को इंसाफ नहीं किया जाता। मेरे भाई 37,000 करोड़ का बजट है, 2,000 करोड़ तालीम का है, 3,000 करोड़ हेल्थ का है। आप अंदाजा लगाइए कि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाथ नहीं है। बारिश होती है तो घरों में पानी घुस जाता है, रोड पर पानी जमा होता है। आखिर बताओ BMC को हुकूमत करने वालों, आखिर बताओ जो लोग ने बंदियां बंद कर गए इस ग्राउंड वाटर ड्रेन के लिए 1,400 करोड़ रुपये मुख्तसस किए गए, कहां गया ये पैसा? किस मोड़ी में चला गया, किस ड्रेन में चला गया? मेरे भाई, इस मुंबई के BMC में 21% मुसलमानों की आबादी है, 37,000 करोड़ का बजट है। 21% के लिहाज से कितना बजट मुस्लिम इलाकों में खर्च होना था? 7,770 करोड़ रुपये। मैं पूछना चाहता हूं कि मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रुकने बंदियां मंजूर कर गए, जो पार्टी आज इख्तियार करे, चाहे वो शिवसेना BJP हो, आप बताइए कि 21% मुसलमानों की आबादी, क्या 7,770 करोड़ रुपये मुंबई के BMC में मुस्लिम इलाकों में खर्च किए गए? नहीं किए गए। मैं आपके दरमियान में खड़ा होकर वादा कर रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इलाके में बल्दिया को मुंतखब करिए। हम BMC के इजलास में जाकर पहला मुतालबा ये करेंगे कि जिन मुस्लिम इलाकों में 7,770 करोड़ रुपये खर्च होना चाहिए, 37,000 करोड़ का अगर बजट है, 21% मुसलमान अगर कहते तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि जब मैं अपना पैसा देता हूं BMC को, तो BMC की जिम्मेदारी है कि मुस्लिम इलाका में भी उस पैसे को खर्चा किया जाए। चाहे स्कूल की बात हो, अस्पताल की बात हो, पानी की बात हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात हो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपसे वादा करती है कि 7,770 करोड़ रुपये इंशाअल्लाह ताला BMC के मुस्लिम इलाकों के वार्ड में खर्च किया जाएगा। और आपसे मेरी गुजारिश ये है कि बाजी में आपने कई सियासी पार्टियों को वोट दिया, उनको अपने बल्दिया बनाया, उनका इख्तियार से नवाजा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, असदुद्दीन ओवैसी आपके सामने खड़े होकर आपसे दोबारा इल्तिजा कर रहा है कि आने वाले बल्दिया के इंतखाबात में आप अपनी पार्टी, अपनी आवाज
अपनी पहचान, अपनी ताकत मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अपना देकर इस पार्टी को कामयाब करिए। अभी हम यहाँ से आ रहे थे तो रास्ते में हमारे साहब दोस्त ने हमसे पूछा कि ओवैसी साहब, क्या असेंबली इंतखाबात की तरह यहाँ पर आपका जादू चलेगा? तो मैंने उस सीनियर साथी से कहा, आइए चलकर देखिए, आवाम की मोहब्बत का मुशाहिदा कर लीजिए, लोग कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से उनका कैसा कल्बी, रूहानी और पूरी ताल्लुक है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बल्दिया के इंतखाबात की पहली रैली है, इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आपके इलाकों में, आपके वार्ड में मसाइल के अंबार है, मसाइल के अंबार है। इन मसाइल को आप हल करवाना चाहते हैं तो आप मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को कामयाब करें। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि 37,000 करोड़ का बजट जब बीएमसी का है तो मजलिस लड़कर इंशाअल्लाह ताला 7,770 करोड़ रुपये उन मुस्लिम वार्डों में खर्च किए जाएंगे ताकि उनको एक नया और अच्छी तरीके से वहां पर काम हो सके। वो मसाइल जो बरसों से चल है उसको पूरा किया जा सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अफसोस तो मुझे इस बात का होता है कि बीजेपी शिवसेना की हुकूमत है, इख्तियार इनके पास है रियासत में और बीएमसी में, इतना बड़ा बजट है मगर पैसा कहां खर्च होता है, आवाम का पैसा कहां इस्तेमाल किया जाता है। आज आप देखते हैं कि हिंदुस्तान के वजीर आजम मुंबई को आते हैं और 3,500 करोड़ का एक मेमोरियल छत्रपति शिवाजी के नाम का इफ्तिताह करते हैं। हमको उससे इख्तिलाफ नहीं है, हमको हरगिज़ उससे इख्तिलाफ नहीं है, मगर हिंदुस्तान के वजीर आजम मुंबई को आए थे और छत्रपति शिवाजी बादशाह के ताल्लुक से बहुत बातों की। हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से पूछना चाहते हैं, हिंदुस्तान के वजीर आजम, आप जब छत्रपति शिवाजी के बारे में बात कर रहे थे तो क्या आपकी जबान क्यों रुक गई? आप ये क्यों नहीं कह दिए कि शिवाजी के साथ जो आगरा की जेल में जिस शख्स का नाम था, उस शख्स का नाम था मदारी महतर। ये मदारी महतर कौन था? ये मदारी महतर मुसलमान था, याद रखो, जिसने छत्रपति शिवाजी के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया और शिवाजी से कहा कि आप आगरा के किला से चले जाएंगे। हमारे हिंदुस्तान के वजीर आजम इसका जिक्र नहीं करते। शिवसेना के लोग ये बताते हैं कि मुसलमान दुश्मन थे। बताओ मदारी महतर कौन था? और सोच तो मुझे ये भी होता है कि कौन थे इब्राहिम खान? इब्राहिम खान शिवाजी के तोप के वो आर्टिलरी सेक्शन के इंचार्ज थे। क्यों हिंदुस्तान के वजीर आजम शिवसेना और बीजेपी कहती है, मगर बार बार ये बताते हैं कि हिंदू और मुसलमान का मसला है। अरे मेमोरियल बनाना है तो बनाओ, मगर ये भी तो देखो कि तुम्हारी नाक के नीचे मुंबई में जब बारिश होती है तो मुंबई मफलूज हो जाता है। तुम्हारी नाक के नीचे तुम छत्रपति शिवाजी के नाम से बनाना चाहते हो तो सुनो, क्या तुम जानते शिवाजी ने कहा था कि मेरी फौज किसी किसान के फसल के एक काली को हाथ नहीं लगाएगी। अरे शिवाजी का नाम लेने वालों, आज महाराष्ट्र में 1 लाख से ज्यादा किसान खुदकुशी कर गया, मगर तुमको उनका दर्द नहीं होगा। शिवाजी का नाम लेते ही शिवाजी ने कहा था, क्या कहा था कि मेरी फौज किसानों के फसल को हाथ नहीं लगाएगी। आज बीजेपी और शिवसेना मुसलमानों से नफरत पैदा करने की बात करती है तो बताओ दौलत खां कौन थे? बताओ शिवसेना बीजेपी प्राइम मिनिस्टर दौलत खां कौन थे? दौलत खां और शिवाजी के नेरी के बहरिया के इंचार्ज थे। बताओ बीजेपी संघ परिवार के लोग सिद्धि हिलाल कौन थे? ये सिद्धि हिलाल वही शख्स था जब किले में शिवाजी महल खोदते थे, ये शिवाजी के साथ खड़ा होकर लड़ता था और उसका बेटा महलों में उसको किडनैप कर दिया
मगर सिद्धि लाल छत्रपति शिवाजी के साथ करता रहा। अरे बताओ वो सूफी कौन था जिसको शिवाजी जिसको मोहब्बत करते थे? याकूब खान था उनका नाम। मेरे अजीज दोस्तों, याकूब बाबा नाम था। हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, मगर जब शिवाजी का नाम लेते, अरे शिवाजी ने क्या किया था? कल्याण के नवाब की बहू को उनके सामने पेश कर दिया गया, पकड़कर किसी फौज में जंग में जमाने में पकड़ते थे। तो छत्रपति शिवाजी ने कल्याणी नवाब की बहू को देखकर क्या कहा कि इसको देखकर मेरी मां याद आती है, इसको देखकर मुझे अपनी मां याद आती है। बताओ आज जो लोग दलितों में से एट्रॉसिटीज एक्ट निकालना चाहते हैं, शिवाजी मकबूल क्यों था? शिवाजी मकबूल इसलिए था कि शिवाजी किसी बादशाह का बेटा नहीं था। शिवाजी मकबूल इसलिए था, ताकतवर इसलिए था, लोग उस पर जान इसलिए देते थे कि शिवाजी ने कमजोर तबकात को अपने करीब किया, दलितों को अपने करीब किया। आज शिवाजी के भक्त महाराष्ट्र से दलित एट्रॉसिटी एक्ट को निकालना चाहते हैं। आप अंदाजा लगाइए कैसे शिवाजी के भक्त हैं, ये कैसे भक्त हैं शिवाजी के। और एक अवतार के भीतर ने तो बहुत ज्यादा ही कह दिया था। मेरे भाई मेरे बुजुर्गों, मल्लिक इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी मदद के खिलाफ नहीं है। मल्लिक इत्तेहादुल मुस्लिमीन तारीख को जानती है, मैं बहुत जानता हूं तारीख को, इतना ज्यादा तो नहीं जानता, मगर इतना जरूर जानता हूं कि किसी शिवसेना, आरएसएस, बीजेपी और हिंदुस्तान के वजीर आजम से ज्यादा तारीख को जानता हूं। और कभी भी किसी के वक्त उनके घर सवाल का जवाब दे सकता हूं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि आज महाराष्ट्र की तरक्की रुक गई है, मुंबई शहर की तरक्की रुक चुकी है, मगर 3,500 करोड़ का मेमोरियल बनाएंगे। मुझे यकीन है कि अगर छत्रपति शिवाजी आज जिंदा होते तो नहीं मालूम इन लोगों का क्या हाल करते जो उनका नाम लेकर पैसा बर्बाद कर रहे हैं, उनका नाम लेकर उनका ये आवाम का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हालात और वक्त का तकाजा ये है कि हम मुत्तहिद हैं। आज मल्लिक इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर महाज पर कोशिश कर रही है कि आप क्यों हमारे लीडरशिप बने। मल्लिक उत्तर प्रदेश जाती है, हम उत्तर प्रदेश को जाते हैं, जुमे के दिन कानपुर में जलसे का परमिशन दिया जाता है और 3 घंटे पहले समाजवादी पार्टी की हुकूमत कानपुर के जलसे का परमिशन कैंसिल कर देती है। अजीब बात है लोगों की कि मैं कानपुर गया, वहां पर जुमे की नमाज अदा किया और वहां के जिले इंतजामिया के जिम्मेदार को फोन करके कहा कि मेरा नाम असदुद्दीन ओवैसी है, आपने मेरा परमिशन कैंसिल किया था, मगर मैं आज कानपुर में आया हूं और आपसे कह रहा हूं कि जिस दिन उत्तर प्रदेश में इलेक्शन कमीशन अपनी तारीख का ऐलान करेगा, असदुद्दीन ओवैसी आएगा, किसी की मां नहीं करेगी, मुझे कानपुर में जाएगा। तो जिले इंतजामिया के जिम्मेदार ने कहा, मिस्टर ओवैसी आप कैसी बात कर रहे हैं? मैंने कहा 65 साल मैंने तुम्हारी बातों को सुनकर खामोश रहा, आज 70 साल के बाद हम आज बोल रहे हैं और तुमको सुनना पड़ेगा और इतना सुनना पड़ेगा कि तुम्हारी नस्लों को सुनना पड़ेगा। अब हम खामोश नहीं बैठने वाले। उत्तर प्रदेश में जलसा नहीं कर सकते क्या? उत्तर प्रदेश मुलायम सिंह या अखिलेश यादव की बाप की जागीर है कि हम उत्तर प्रदेश में जलसा नहीं कर सकते? लखनऊ में जलसा करते हैं तो बड़ी मुश्किल से परमिशन दिया जाता है, शौहरगढ़ में जलसा करने जाती है तो रास्तों में पुलिस रोककर हमारी गाड़ी को चेक करती है। एक जगह पर हमारी गाड़ी को रोककर चेक कर रहे थे, मैंने कहा क्या देख रहे हो? बोले कि नहीं साहब चेकिंग करना है। मेरा चेक कर लो, क्योंकि ना तो मेरे पास RDX है, ना मेरे पास AK-47 है, ना मेरे पास
मित्रों की तरह 2000 की नोट है, ना मेरे पास पैसा है, देखो ये समाजवादी पार्टी जिनके दौरे इक़्तिदार में मुजफ्फरनगर हुआ, जहां पर 50,000 से ज्यादा मुसलमानों ने अपना घर बार छोड़कर चले गए, 90 लोग मारे गए, 20-25 से ज्यादा मुस्लिम खवातीन की इज्जत लूटी गई। आप अंदाजा लगाइए मेरे भाई, आज उत्तर प्रदेश में, बिहार में, दिल्ली में मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन जाती है तो हर महाज पर हर जगह पर मजलिस की मकबूलियत को देखकर भाव खाते हैं और हमारे जलसों को कैंसल किया जाता है। मगर उत्तर प्रदेश की एक अजीब-ओ-गरीब मिसाल हमारे सामने आती है कि शायद तारीख में, सियासी तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ था। चंद्रबाबू नायडू ने अपने ससुरे को धोखा दिया था, नायडू ने अपने ससुरे को धोखा दिया था जिसने उसको बेटी दी थी। ये तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि बाप बेटे का नहीं हुआ, बेटा बाप का नहीं हुआ। आप अंदाजा लगाइए कि बाप की मौजूदगी में बेटा कहता है कि मैं सदर, और बाप कहता है कि बेटा नामाकूल है, नालायक है। अजीब-ओ-गरीब हाल उत्तर प्रदेश का करके रखी है। और आज मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन पर तनकीद करना, अरे पहले अपने घर को बचा लो, ये फैसला कर लो कि तुम बाप के साथ हो या बेटे के साथ हो, क्योंकि साइकिल तो अब चलने वाली नहीं है। मुंबई की फिजाओं में, हिंदुस्तान के फिजाओं में, उत्तर प्रदेश के गली कूचों में, उत्तर प्रदेश के आसमानों में इंशाअल्लाह ताला मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन का इंतखाबी निजाम पतंग 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 लहराएगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूं इंशाअल्लाह ताला मजलिस रुकने वाली नहीं है। मेरी जिंदगी का मकसद यही है कि मुसलमानों को उनका सियासी हिस्सा मिले, और मेरा मानना यह है कि जब तक मुसलमानों को उनका सियासी हिस्सा नहीं मिलेगा, इस कौम से इंसाफ नहीं किया जा सकता। जब तक आपकी आवाज बीएमसी में नहीं जाएगी, जबकि आपकी आवाज महाराष्ट्र के विधानसभा में 2 से 10 तक नहीं बढ़ेगी, जब तक महाराष्ट्र से यहां से मुस्लिम हराकी के पार्लियामान मुंतकिल होकर दिल्ली के लोकसभा को नहीं जाएंगे, जब तक पंचायत में, जिला परिषद में हमारे नुमाइंदे नहीं जाएंगे, याद रखिए हमारे तरक्की नहीं हो सकती, हमारा इंसाफ नहीं हो सकता। ये जमहूरियत है, और जमहूरियत में क्या देखा जाता है? जमहूरियत में ये देखा जाता है कि किसके पास तादाद है, किसके पास नुमाइंदे। और मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन औरंगाबाद में बल्दिया का इलेक्शन जीती तो वहां पर भी कांग्रेस, एनसीपी, बीजेपी, शिवसेना कई बड़ी बातें कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद में सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी कौन है? कांग्रेस, एनसीपी नहीं है। सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी जो शिवसेना और बीजेपी से मुकाबला कर रही है औरंगाबाद में, वो मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन है। इम्तियाज जलील रुकने असेंबली में, इम्तियाज जलील रुकने असेंबली मुंतखब हुए। आपको जानकर खुशी होगी कि औरंगाबाद में जो बरसों से वक्फ की जायदाद पर कब्जा था, आज की तारीख में औरंगाबाद में वक्फ की जायदाद की कीमत, अगर मैं गलत ना कहूं तो करीब 100 करोड़ की वक्फ की जायदाद को इम्तियाज जलील मजलिस के अराजी में बल्दिया को लेकर गए और उस जमीन का कब्जा हासिल किया। पुलिस ने इम्तियाज को गिरफ्तार किया, उन पर केस बुक किया। 15 साल कांग्रेस की हुकूमत थी, 2 साल बीजेपी शिवसेना की थी, मगर एक मजलिस का एमएलए कामयाब हुआ तो 100 करोड़ की वक्फ की जायदाद आपको वापस मिल गई। अब वहां पर इंशाअल्लाह ताला 1 महीने 2 महीने के अंदर 2 करोड़ की लागत से एक अजीम-उल-शान शादी खाना बनाया जाएगा। एक अजीम-उल-शान वहां पर कौम मिल्लत के फराइज के काम करवाए जाएंगे। औरंगाबाद मैं कल सुबह में जा रहा हूं और वहां पर जाकर करीब 5-6 करोड़ डेवलपमेंट के काम का इनाग्रेशन होगा, 8 करोड़ के डेवलपमेंट का काम है। आप सोचिए औरंगाबाद और कहा मुंबई,
अगर यहां पर आपके 25 अराकीन बल्दिया इंशाअल्लाह कामयाब होंगे, मैं फिर से कह रहा हूं आप तमाम से कि 30% आबादी है, 7,770 करोड़ रुपया खर्चा होना चाहिए मुस्लिम इलाकों में। मजलिस आपसे वादा कर रही है कि अगर हमारे 25 से 30 अराकीन बल्दिया मुंतखब होंगे तो लड़कर टीएमसी के ऐलान को हिला के रोक क्या कहेंगे कि हमारे इलाकों में पैसा खर्चा करो। जब औरंगाबाद में आज गांव के डेवलपमेंट के काम में मैं करने जा रहा हूं तो वो दिन दूर नहीं है मेरे अजीज दोस्तों, जब बीएमसी में इंशाअल्लाह मुस्लिमीन के बड़ी तादाद में अराकीन बल्दिया कामयाब होकर जाएंगे। हालिया दिनों में बल्दिया के इंतखाबात में मुस्लिमीन के भीड़ में 11 कॉर्पोरेट कामयाब हो और चेयरमैन की सीट मेरे ख्याल से हम लोग 1600 वोट से हार गए। उदगीर में हमारे बड़ी तादाद में अराकीन बल्दिया मुंतखब हुए, 5 अराकीन बल्दिया कामयाब हुए। 600 से ताहर ने अपनी चेयरमैन की सीट को खो दिया। नंदुरबार में मजलिस को कामयाबी, उमरखेड़ में मजलिस को कामयाबी, अर्दापुर में मजलिस को कामयाबी, मलकापुर में मजलिस को कामयाबी। मलकापुर में फसाद हुआ, इम्तियाज जलील वहां पर गए, जो बच्चे जेल में थे मजलिस ने वकील का इंतजाम किया। अल्हम्दुलिल्लाह उन 40 बच्चों को कोर्ट से जमानत दिलाकर मजलिस मुस्लिमीन ने रिहा करवाया। मेरे भाई, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये काम मुस्लिमीन कर रही है। आज आपके सामने मैं बार बार कह रहा हूं कि सेकुलरिज्म का नाम ले लेकर हमको तबाह बर्बाद करके रख दिया गया। अरे आजादी के बाद से आज तक हमने कभी भी फिरका परस्त पार्टी में उसके उम्मीदवारों को वोट किया। मैं सेकुलर पार्टियों से पूछना चाहता हूं, बताइए आपने हमारे लिए क्या किया? क्या किया आपने हमारे लिए? 15 साल इक़्तिदार रहा कांग्रेस और राष्ट्रवादी का, बताइए तुमने हमारे लिए क्या किया? कौन से फलाही इक़दाम किए? कौन से लाखों में तरक्याती काम अंजाम दिए गए? मेरे भाई, जब तक आपकी आवाज नहीं होगी, आज वक्त आ चुका है। मैं खास तौर से मेरे गरीब नौजवानों से कहना चाह रहा हूं कि ये तुम्हारा मुस्तकबिल है, कल तुम्हारा सूरज निकलने वाला है। नौजवानों, तुमको अपने मुस्तकबिल के ताल्लुक से फैसला करना पड़ेगा और तुमको अपनी पार्टी को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं यहां पर नहीं इसलिए नहीं आया हूं कि अपनी लीडरशिप को मनवाओ, मैं यहां पर इसलिए आया हूं कि मुंबई में, बैतुल्ला में, नागपाड़ा में, बीएमसी में, गोवंडी में, हर जगह पर असदुद्दीन और अकबरुद्दीन से बेहतरीन लीडर पैदा हो जाए ताकि कौम और मिल्लत के सही रहनुमाई हो सके। मैं यहां पर इसलिए आया हूं कि तुम लीडर बनो, तुम आगे बढ़ो। हम कब तक इन नाम निहाद पार्टियों का साथ देते रहेंगे? ये बार बार आकर उनको बुलाते कि देखो बीजेपी शिवसेना। अरे कौन है बीजेपी शिवसेना? कहां के मैकादार है? लोग क्या कर रहे हैं? किसका बिगाड़ लेंगे? हिंदुस्तान मेरा मुल्क है, हिंदुस्तान में कानून सबके लिए बराबर है। तो कानून बीजेपी शिवसेना के लिए अलग या मेरे लिए अलग नहीं है, कानून सबके लिए है। मैं नौजवानों तुमसे कह रहा हूं, मेरे कौम और मिल्लत के कई नौजवानों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हम 65 साल डर डर कर घुट घुट कर जिंदगी गुजारते हैं। आज मैं आपसे कह रहा हूं कि ये मुल्क हमारा है और हमेशा हमारा रहेगा। जरूरत इस बात के नौजवानों कि हमको अपनी पार्टी को लेकर आगे बढ़ना है, अपनी आवाज को लेकर आगे बढ़ना है। अरे 280 सीट पर बीजेपी कामयाब हो गई, क्या किए कांग्रेस वाले? क्या किए एनसीपी वाले? बड़ी बड़ी सेकुलर पार्टियां उत्तर प्रदेश में देखिए, एक भी मुसलमान उत्तर प्रदेश में एक भी मुसलमान एमपी नहीं बना। किसकी जिम्मेदारी है ये? तो इल्जाम लगा देते समझती ओवैसी के ऊपर। कांग्रेस एनसीपी बोलती है वोट काटने के लिए आया है। हर जगह में जाता हूं तो बोलते वोट काटने के लिए आया हूं। मैंने कहा मेरे भाई, ये तो बता दो कि महाराष्ट्र में
2009 का पार्लियामेंट इलेक्शन, 2014 का पार्लियामेंट इलेक्शन, एक भी मुसलमान एमपी नहीं बना। क्या मैं जिम्मेदार हूं? इनके पास कोई जवाब नहीं है। इख्तियार इनके पास से चला गया। क्या मैं जिम्मेदार हूं? उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद से पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि एक भी एमपी कामयाब नहीं हुआ। समाजवादी, एक कहा का समाजवाद, ये तो यादव परिवार है। मुलायम सिंह कामयाब होते, बहू कामयाब होती, भाई का बेटा कामयाब होता, भाई का परपोता कामयाब होता, भतीजे का नवासा कामयाब होता, मगर कोई कामयाब नहीं होता तो मुसलमान नहीं होता। हर जगह पर ही बात, हर जगह पर ही तकलीफ, हर जगह लोग चाहते हैं कि मुतबादिल हो, कांग्रेस का मुतबादिल हो, सेकुलर पार्टियों का मुतबादिल हो। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन एक मुतबादिल के तौर पर, एक अल्टरनेटिव पॉलिटिकल और सेंटर के पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर उभर रही है। ये बात आपको समझने की जरूरत है। अरे कब तक हम गुजराते रहेंगे? ये लोग आ जाएंगे, बीजेपी आ जाएगी। अरे बीजेपी आई तो तुम्हारी वजह से आई, शिवसेना आई तो तुम्हारी वजह से आई। तुम्हारा होटल जाकर मोदी के गोद में बैठ गया, तुम्हारा होटल जाकर शिवसेना के गोद में बैठ गया। तुमने 15 साल हुकूमत की और करप्शन के मसाइल इतने हैं, करप्शन के इतनी बड़ी बड़ी फाइलें हैं, इन तमाम चीजों को आपके सामने रख दिया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और की अहमियत है। मजलिस को उम्मीदवारों को कामयाब करिए, अपने और का इस्तेमाल करिए। याद रखिए 37,000 करोड़ का बजट है। आप अपने घर के सामने निकल कर देख लो, कौन से मसाइल कितने मसाइल हल हुए। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि 30% आबादी को 7,770 करोड़ रुपये मिलने चाहिए डेवलपमेंट में, और मजलिस के काम करती रहेगी। ये हमेशा कहना कि हम वोट काटे, कहां वोट काटे, तुम्हारा बताओ, कहां तुम्हारा वोट काटे हम? असेंबली के इंतखाबात में वारिस पठान कामयाब हुए, और जो वारिस पठान कामयाब होकर महाराष्ट्र के असेंबली में गए तो वारिस पठान को पूरे 1 महीने के लिए असेंबली के सेशन में सस्पेंड किया गया। किसने सस्पेंड किया? सबसे पहले वारिस पठान के खिलाफ सस्पेंशन का मोशन किसी ने नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। उसकी तारीफ करने वाले कौन कौन नहीं थे? और वारिस का जुर्म क्या था कि वारिस ने कहा जो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, मैं वो बात नहीं कहूंगा। तो इसी जुर्म पर वारिस को महाराष्ट्र के असेंबली से सस्पेंड किया गया। ये कांग्रेस का सेकुलरिज्म है, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस का सेकुलरिज्म है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान की जमहूरियत में हम अपनी पार्टी को डाल सकते हैं। आज एक मुतबादिल आपके सामने है। मैं आप सभी कर रहा हूं कि मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन के अपने अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और कल 30 जनवरी थी, आज 1 जनवरी है। शाम के 7:30 बजे हिंदुस्तान के वजीर आजम टीवी पर आते, नए कपड़े पहन के आ गए, ऐनक भी नहीं थी, आकर शुरू किया तो लोगों ने व्हाट्सएप पर एक जोक बना के डाल दिया कि अगर वजीर आजम भाइयों बहनों बोलेंगे तो 2000 चलेंगे, मित्रों बोलेंगे तो कुछ और चला गया। हिंदुस्तान के वजीर आजम ने लंबी तकरीर की, बड़ी बोरिंग तकरीर की, बोले जा रहे थे। हिंदुस्तान के वजीर आजम बड़ा दूर तक फेंकते होंगे, लंबी छोड़ देते। कोई लतीफा बनाए, हिंदुस्तान के वजीर आजम सऊदी अरब गए थे, तो जहां कहीं फॉरेन ट्रिप में वजीर आजम जाके आप देख लोगे, बड़े दूर से देखते, तो नीचे से लेकर ऊपर तक देखते हो, एक चीज को ऐसा दिखता है कि बहुत साइंटिस्ट देख रहा है, ऐसा बना। तो खैर
वजीर आजम सऊदी अरब गए थे। सऊदी अरब में वजीर आजम स्टाइलिश में मारे, बुरा तो नहीं मानेंगे बीजेपी वाले में, स्टाइलिश फैशनेबल भी है। तो वजीर आजम रियाद में एक तोप को देखे, तोप को आगे पीछे राउंड मारे, उसके देखकर फिर सऊदी शेख बना हुआ था, उससे पूछे ये कितना दूर फेंकी। वो सऊदी शेख मुंबई को आ चुका था, वो दिल्ली दरबार में पड़ेगा जो खाने गया था शायद। तो वो देखने वाला प्राइम मिनिस्टर ने देखा, वल्लाही तुमसे कम फेंकी। कल आगे प्राइम मिनिस्टर 7:30 बजे से अपना बाजा बजा रहे थे, एक लंबी लंबी फेंक रहे थे, एक के बाद एक के बाद एक। पहला क्या बोल दिया वो सुनिया, अखबार वाले लोग बोलेंगे भड़का भाषण करके जाते। हमारे वजीर आजम बोले जो प्रेग्नेंट औरत है उसको 6,000 रुपये देंगे। मैं कल टीवी पे देख रहा था, लखनऊ एयरपोर्ट पे था, लखनऊ एयरपोर्ट से हैदराबाद जा रहा था मुंबई आने के लिए। मैंने बोला ये 6,000 कहीं पड़ा नहीं, कहां पड़ा? तो दिमाग में शैतान ने तो है, क्या करेंगे लोगों की वजह से। सोचते रहा गुरु शरीफ पढ़ा, ऐसा कुर्सी पढ़ा, अल्लाह ने कहां किया। अचानक दिमाग बोला 6,000 करोड़ को 2013 में पार्लियामेंट में कानून बना था, फूड सिक्योरिटी एक्ट सेक्शन 4, फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 सेक्शन 4 सबसेक्शन बी, उसमें बात लिखी गई थी कि आप बोलेंगे इनकी मनोरंजन ऐसी है तो मेरे योग्य लगा देंगे, लोगों को तकलीफ देने का है, जाएंगे लिखते जाएंगे, कोरोना बोलेंगे अब्बा इसकी भी मेमोरी तेज हो गई। तो उसमें क्या था, एक प्रेग्नेंट औरत को 6,000 करोड़ रुपये देंगे। 2013 का कानून है, हमारे मित्र बोले मैं दूंगा। वाह, लंबी देखिए, और ये संसद में करता नहीं है। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, हम दुआ करते हैं, आपको तो पढ़े नहीं है, दुआ पढ़े लंदन को जाके वहां की डिग्री बारिशी करके दुआ को हमारा नहीं। कल प्राइम मिनिस्टर बोल दिए मैं 6,000 रुपये दूंगा, 2013 का कानून, मगर उसमें लचक है। लचक क्या है? हर उस औरत को नहीं मिलेगा जो गवर्नमेंट के दवाखाने में तो जाएंगे, उसको मिलेगा। बीएमसी के कितने दवाखाने में औरतों का इलाज होगा बताओ आपको? कितने औरतों से गांव के इलाकों में कहां दवाखाने में? हिंदुस्तान के वजीर आजम बोलती है मैं 6,000 रुपये दूंगा, लंबा छोड़ दिए। अब लोग देख के खुश हो, 6,000 रुपये मिलते मेरे भाई, इतनी दूर तक उन्हें सऊदी से छूटने बोला, वल्लाही उनसे कम करती। फिर दूसरी बात वजीर आजम बोलती है, क्या कहा हमारे वजीर आजम ने कि जो घर बनाएंगे अर्बन एरिया में, शहरी इलाकों में जो लोग घर बनाएंगे उनको जो 6 लाख रुपये लिख के लाया था, भूल जाओ, जो 9 लाख रुपये का लोन लेंगे उनको 4% इंटरेस्ट का। फिर उसके बाद कहा कि 12 लाख का जो लोग लोन लेंगे घर में अर्बन एरिया में 3% का इंटरेस्ट रेट। मैं जरा बंबई को आया था, मैं वह बैठ के सोच रहा था, फिर अपना दिमाग लगाया, मतलब कहा इधर तो प्राइम मिनिस्टर की एक स्कीम है। इन्होंने जब पहली मरतबा लोकसभा में तकरीर किए तो कहा था मित्रों 2022 तक मैं 20 मिलियन घर बना के जाऊंगा। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि 2022 तक मैं 20 मिलियन घर बना के दूंगा। हम आज के जलसे से हिंदुस्तान के वजीर आजम को पूछना चाह रहे
आज की तारीख तक 1 जनवरी तक 2 साल में आपने सिर्फ 6,716 घर बनाए। अरे वजीर आजम थोड़ा कम फेंक होना, इतना लंबा फेंक दिए। अच्छा, फिर उसमें से अब जो घर बनना है वो घर बनना है। अभी ग्राउंडेड जो हुए 1 लाख 1.5 लाख के करीब ग्राउंडेड हुए। 2022 तक 3 लाख भी नहीं बनते, मगर हमारे प्राइम मिनिस्टर बोल दिए 9 लाख लोग 4% इंटरेस्ट, 12 लाख लोग 3% कदम। वजीर आजम ये रिकॉर्ड क्या है बतावा? ये रिकॉर्ड क्या है? गवर्नमेंट को जरूरत थी 18,804 करोड़ रुपए रिलीज करने की, अब तक 4,276 करोड़ रुपए रिलीज किए। प्राइम मिनिस्टर आप थोड़ा तो कम करो, थोड़ा तो कम करो, खुदा के लिए रहम करो। इतना तो मजदूर तक जाओ। मुद्रा लोन बोलते, मुद्रा लोन में प्राइम मिनिस्टर बोलते 32 मिलियन लोगों को नौकरी मिली। अब आप खुद सोचिए, यहां पर मुद्रा में 32 मिलियन लोगों को नौकरी मिली बोलते प्राइम मिनिस्टर, और मुद्रा लोन में एक लोन 60% का लोन दिया गया, 50,000 का दिया गया। 50,000 का लोन में 32 मिलियन लोगों को नौकरी मिलती। प्राइम मिनिस्टर जब मेरे की तरह नौकरी फिर कहां मिलती? मगर वजीर आजम समझ रहे कि बोल के निकल जाऊंगा मैं, कोई पूछेगा नहीं। हिंदुस्तान के वजीर आजम हम जानते हैं, हम देखते हैं और पूछते हैं। और हमारे वजीर आजम ने 30 तारीख के दिन एक तकरीर में कहा, क्या कहा? भाइयों बहनों, आपको फोन की जरूरत नहीं है, बैंक को जाने की जरूरत नहीं है, आप खाली अंगूठे से बैंक को बुलाओ। मैं बोला उसको थम्सअप, अपने को थम्सअप की खा क्यों? ये क्या है भाई? हम अंगूठा साथ तो नहीं है। प्राइम मिनिस्टर बोले अंगूठा आपका बैंक बन जाएगा। बोला बाप प्राइम मिनिस्टर, तुमको सबको अंगूठा दिखा के, मगर अब हिंदुस्तान की आवाम जान चुकी है। और प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा कि मैंने उसका नाम भीम ऐप रख दिया, यानी भीमराव अंबेडकर के नाम से कह दिया कि हमने भीम ऐप रख दिया। तो मुझे अचानक मेरे दिल में ख्याल आया, हिंदुस्तान के वजीर आजम ने तो ऐप का नाम भीम रख दिया, मगर आपकी पार्टी के लोग महाराष्ट्र में दलितों पर जो जुर्म का कानून है उसको निकालने की बात कर रहे हैं। आपकी पार्टी रोहित वेमुला की मौत की जिम्मेदार है, उसका मर्डर मर्डर है, उसके ताल्लुक से कोई बात नहीं करते। भीम ऐप की बात करते वजीर आजम, और खुद गुजरात के दलितों को नंगा करके रोड तक पीटा गया। वजीर आजम को भीमराव अम्बेडकर याद नहीं आए। हिंदुस्तान के वजीर आजम, आपकी पार्टी, आपके लोग इस तरह के कारनामे कर रहे। भीमराव अम्बेडकर को खराज अकीदत पेश करने के बहुत ज्यादा तरीके हैं, और सबसे बड़ा तरीका ये कि दलितों को इज्जत की निगाह से देखो, दलितों को इज्जत दो। भीमराव अम्बेडकर का नाम लेते हो तो दलितों को उनका जायज मुकाम मिलना चाहिए। मगर हमारे प्राइम मिनिस्टर बोल दिए कि आपका अंगूठा काम करेगा। 500,000 की नोट हिंदुस्तान के वजीर आजम ने गायब कर दी। 500,000 की नोट गायब हो गई। 8 नवंबर को ऐलान करके जापान चले गए। जापान में जाकर हंसकर बोला 500 की नोट गए। अरे मेरा वजीर आजम, मैंने एक कॉमेडी नाइट होगी आपको। गोवा को आकर कहा, एकदम जज्बाती हो गए, पानी का ग्लास लेके पानी पिए। बोला ये क्या हुआ? तो लोगों ने कहा मुगल आजम का सीन है, सेहू पानी पिया। अजीब हो गई। फिर आप उत्तर प्रदेश चले गए, जाकर कह दिया गरीब सो रहा है, अमीर नींद की गोली खरीद रहा है। एटीएम है यहां पर, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बॉम्बे मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक है। जितने एटीएम है वहां की लाइन है ही नहीं। आप लोग लाइन में खड़े, कितने लोग लाइन में खड़े? ये टीवी कैमरा पूरा दिखाओ लोगों को। आप लाइन में
घंटे ठहरे तो वोट किसको डालेंगे आप? मदरस को डालेंगे या किसको डालेंगे? रहने का आप तो लाइन में ठहरे तो सोचना ठीक है, तू 10 घंटे ठहरा था ना, अब 10 साल तक तू रखूंगा इंशाअल्लाह। 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, रात भर खड़े होते, मगर हमारे प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं बोलते। 120 लोग मारे गए, हमारे प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं बोलते। और हमारे प्राइम मिनिस्टर की ज़ईफ मां एक मरतबा बैंक को जाकर पैसे निकाली, हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म आपने अपनी मां को बैंक को दिलाया, कोई बात नहीं, मगर हम तुझे बता दो हमारी मां क्यों गए बैंक को? मेरा पैसा है, मैं क्यों जाकर लाइन में खड़े? मगर प्राइम मिनिस्टर एक और बात बोलती है, लंबी लंबी बोलते हो, छोटी नहीं बोलते। क्या बोले? हिंदुस्तान की तारीख में आज तक इतना पैसा बैंक में नहीं आया। ऐसा ठीक है प्राइम मिनिस्टर, मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, आप 15 जनवरी से कह दो कि 24,000 की लिमिट निकाल दी गई। खुदा की कसम 15 दिन में 8 लाख करोड़ बैंक से निकल जाएंगे। क्या करेंगे आप बताओ? मेरा पैसा है, मैं निकालूंगा। हमारा वज़ीर आज़म बोले कि ब्लैक मनी, ब्लैक मनी, ब्लैक मनी। कितना ब्लैक मनी है? बोले 14 लाख करोड़ ब्लैक मनी। आपको मालूम 500,000 की नोट 14 लाख करोड़, 14 लाख करोड़ में से अब तक कितना बैंक को आ गया मालूम आपको? कितना? 13,40,000 करोड़ रुपये बैंकों में आ गया अब तक। ये ब्लैक का पैसा है, ये ब्लैक का पैसा बैंक में आता है। 14 लाख करोड़ का ब्लैक का पैसा 13,40,000 अपने आप को मजबूत करने के लिए पूरे हिंदुस्तान के गरीबों को, मेहनत कशों को बेरोजगार करके रखते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, अब तक कितने डेली वेज रोज मेहनत करके रोजी कमाते, कितने बेरोजगार हो गए मालूम आपको? 220 मिलियन लोग बेरोजगार हो गए। 220 मिलियन लोग, 30-40 मिलियन तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन और फार्मिंग किसानों में से। हमारे वज़ीर आज़म इसका कोई जिक्र नहीं करते। हमारे वज़ीर आज़म बड़ी बड़ी बातें करके चले गए और बोले कि मैं और एक बात प्राइम मिनिस्टर बोले, भाई है ना 10 मिनट। हमारे प्राइम मिनिस्टर बोले कि सियासी पार्टियों को रिफॉर्म करना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, हर पॉलिटिकल पार्टी चंदा लेती है। 20,000 से चल रहा तो आपको नाम दिखाने की जरूरत नहीं है। बाहर की कंपनियों से पैसा नहीं ले सकते। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी एक फॉरेन कंपनी है वेदांता, उससे पैसे लिए लाखों रुपया लिए, करोड़ों रुपया लिए। दिल्ली हाईकोर्ट में फैसला हुआ, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इनके खिलाफ एक्शन लो। पार्लियामेंट में मोदी सरकार बिल लाती है ताकि कांग्रेस और बीजेपी को दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से बचाया जाए। और जब बिल लाया जाता है पार्लियामेंट में, कांग्रेस पार्टी खामोश हो जाती है, कुछ नहीं बोलती कांग्रेस पार्टी, बिल्कुल खामोश हो गए। जब मुझे मौका आया तो मैं पूछा कांग्रेस के पर इशारा करके, भाषण में जुगलबंदी क्या है बताइए जरा, आप खामोश क्यों है? आप बिल आप लाए ताकि दिल्ली हाईकोर्ट के जजमेंट से बचाया जा सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, डिमोनेटाइजेशन हिंदुस्तान के गरीबों को सत्यानाश करके रखेगा। 2% जीडीपी खत्म हो गया, 2,60,000 करोड़ रुपये गायब हो गए। अब ये 2,60,000 करोड़ रुपये नहीं आने वाले, 2,60,000 करोड़ रुपये जा चुके। मगर हमारे वज़ीर आज़म से बात कर रहे हैं, लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों
कि हमारी शरीयत में मदाखलत की बात करते हैं, शरीयत में मदाखलत की बात करते हैं और वज़ीर आज़म तकरीर में कहते कि भाइयों बहनों के मुस्लिम औरतों को इंसाफ नहीं मिलना। अजीब और गरीब बात है कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ट्रिपल तलाक से बात कर रहे हैं। ट्रिपल तलाक के बारे में आपको क्या मालूम वज़ीर आज़म साहब? आपको शरीयत के बारे में क्या मालूम? आपको इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के फिक़्ह के बारे में क्या मालूम? आपको हनफी मसलक के बारे में क्या मालूम? मैं वज़ीर आज़म बोले कि ट्रिपल तलाक खत्म होना चाहिए। मेरे ऐसे दोस्तों और बुजुर्गों, शरीयत के मदाखलत वज़ीर आज़म करना चाहते हैं। हमारी शरीयत हमारे लिए अजीज है। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम अपने मजहब और अपने कल्चर और तहजीब पर चले। बीजेपी की हुकूमत इन तमाम चीजों को खत्म करके रख देना चाहती है। मिस्टर मोदी इस बात को नहीं करते, सबका साथ सबका विकास की बात को कर देते हैं, मगर महाराष्ट्र में मुसलमानों को रिजर्वेशन की बात नहीं करते। देवेंद्र फडणवीस यहां पर दरगाह शरीफ है हाजी अली, उसने कहा कि औरतों को जाना चाहिए, ठीक है गए, मगर देवेंद्र फडणवीस साहब आप मुस्लिम औरतों को दरगाह में जाने के कायल हैं, तो क्यों आप मुस्लिम बच्चियों को मेडिकल कॉलेज में जाने से रोक रहे हैं? आप क्यों मुस्लिम बच्चियों को इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने से रोक रहे हैं? आप क्यों मुस्लिम बच्चियों को कलेक्टर बनने से रोक रहे हैं? आप क्यों मुस्लिम बच्चियों को एसपी बनने से रोक रहे हैं? देवेंद्र फडणवीस रिजर्वेशन बॉम्बे हाईकोर्ट ने हमको दिया है। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म आप हर महाज पर आपकी हुकूमत नाकाम साबित हो रही है। आज 1 जनवरी है, मैं जानता हूं मेरे भाई, ये 4-5 दिन हम तमाम गरीबों के लिए बड़ी अहम दिन है। बैंक जाते हैं, बैंक का पैसा नहीं है। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ने डिमोनेटाइजेशन के नाम पर अब डिजिटल कैश की बात करें। डिजिटल कैश बात करें कि डिजिटल कैश करो, पेटीएम करो। ये पेटीएम से आपका क्या रिश्ता है बताइए? हर बार में पेटीएम करो। आपको जानकर हैरत होगी कि 100 रुपये अगर 1 लाख मरतबा मार्केट में खरीदे तो 100 रुपये ही रहते। अगर क्रेडिट कार्ड पे 100 रुपये दे दिया, 1 लाख मरतबा देंगे तो 1.5 लाख का फायदा क्रेडिट कार्ड की कंपनी होगा। ये क्या जुगाड़ है मुझे समझ में नहीं आता। मेरे भाई, आज हमको बड़ी एहतियात के साथ इस बात को भी देखना है कि जो लोग हमारी सफों में निफाक पैदा करने के लिए आ रहे हैं, जो लोग निफाक पैदा करना चाहते हैं, उनसे होशियार रहिए। मजलिस मुस्लिमीन आपके सामने मुतबादिल के तौर पर एक अल्टरनेटिव पॉलिटिकल पावर के तौर पर आपको अल्टरनेटिव दे रही है। बीजेपी शिवसेना बहुत बातें करती है। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि किसी ने मुझसे कल पूछा कि बीजेपी के मिनिस्टर है बिहार के, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में जबरी नसबंदी होनी चाहिए। मेरे भाई, जबरी नसबंदी और आरएसएस के बड़े बड़े लोग साधु बोलते हैं और बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करो, 10 करो, 6 करो, 7 करो। और संघ परिवार के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि मैंने ताकत की दवा को इजाद किया। फिर परेशानी मेरे पास है, मैंने कहा पहले सुन लो मेरा जवाब, बाद में टीवी पे डाला। बोले क्या है आपका जवाब? मैंने कहा वो डॉक्टर की दवा नाकाम साबित हुई या पेशेंट नाकाम? ये बता दो। हर चीज में मुसलमानों से लाके जोड़ देना। जब मैंने कहा कि मुस्लिम इलाकों में एटीएम में पैसा नहीं डाला जाता है तो तूफान बना कि देखो ओवैसी ने कह दिया, अरे हकीकत है मुस्लिम इलाकों में आज भी बैंक नहीं है, मुस्लिम इलाकों में एटीएम कम है। खुद इंडियन एक्सप्रेस अखबार की रिपोर्ट है, 2,20,000 एटीएम में अब तक सिर्फ 40% एटीएम काम कर रहे हैं। जब ये हाल है तो मुस्लिम इलाकों में एटीएम क्या काम करेगा? प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग की रिपोर्ट ये वजीरुद्दीन साहब यहां बैठे टाइम्स ऑफ इंडिया में रखी कि मुसलमानों को सिर्फ 2% वोट देता, मगर हमारे खिलाफ
ये धर्मा परस्ती की बात कर रहे हैं। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, आपसे फिर से कह रहा हूं कि ये आने वाले बल्दिया के इंतखाबात में